हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीताराम आईएएस यूट्यूब चैनल। अक्टूबर मंथ के मैगजीन के इकोनॉमिक्स सेक्शन का फोर्थ टॉपिक है अपना ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, जिसे शॉर्ट में बोलेंगे ओएनडीसी। तो ओएनडीसी क्या चीज़ है, इसको देखने से पहले हम सबसे पहले ये चीज़ जानेंगे कि ये टॉपिक अपने जीएस मेंस जो थर्ड पेपर है अपना मेंस के लिए, उसके किस सेक्टर से किस सेक्शन से ये क्वेश्चन वहाँ पे अपन इसको पुट कर सकते हैं या फिर वहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये आपका सप्लाई चेन जो टॉपिक है ना अपना, उससे रिलेटेड है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है आपका, उससे रिलेटेड है। और इसमें भी आपका जो है, जिसको बोलते हैं हम डाउन स्ट्रीम जो स्टेज होती है आपकी, डाउन स्ट्रीम स्टेज, उससे रिलेटेड ये टॉपिक रहेगा। अब आपको पता होगा कि सप्लाई चेन क्या होता है, तो वहाँ से आप समझ सकते हैं कि फिर हमें डिजिटल कॉमर्स की जरूरत कैसे पड़ती है, डिजिटल कॉमर्स में चैलेंजेस क्या क्या आ रहे हैं। यदि हम इस टॉपिक को सीधा स्टार्ट करेंगे तो मालूम ही नहीं चलेगा कि हम तो पढ़ तो लेंगे इसको लेकर क्या चीज़ है, लेकिन इसका रिलीवेंस हमें मालूम नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे एज ए टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसलिए अपन देख लेते हैं सप्लाई चेन क्या चीज़ होती है। तो सप्लाई चेन जो चीज़ होती है वो अपनी एक डायनेमिक, एक कंसेप्ट कह सकते हैं सप्लाई चेन को, जिसमें क्या होता है, कॉन्स्टेंट फ्लो होता है अपना तीन चीज़ों का। किस किस का? एक आपका है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन का फ्लो होता है। दूसरा आपका प्रोडक्ट का होता है, जिसमें प्रोडक्ट आपका आपका मैन्युफैक्चर होता है और उससे उसके बाद में कस्टमर तक पहुंचता है। और तीसरा आपका फंड। ठीक है, तो प्रोडक्ट की सप्लाई के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और फंड चाहिए, तो इसको बोलेंगे कांस्टेंट फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट एंड फंड। और जो कि आपका एक डायनेमिक कह सकते हैं कंसेप्ट हुआ सप्लाई चेन है। इसके काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं जो हमें मालूम है पहले से। और इसमें सप्लाई चेन में कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व है, तो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले कौन होता है इसमें? रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, रॉ मटेरियल सप्लायर होता है। उसके बाद में आगे चल के जो होता है आपका मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर के बाद में आपका एक होल सेलर होता है या डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ठीक है, होल सेलर के बाद में कौन होता है? रिटेलर। और रिटेलर के बाद में आपको मालूम ही है, इसके बाद में होता है अपना कस्टमर। ठीक है, ये चीज़ें होती है। अब देखिए, रॉ मटेरियल सप्लायर और मैन्युफैक्चरर। तो इससे पहले जो मैन्युफैक्चरर करेगा, इसके बाद की एक स्टेज होती है, उसको बोलते हैं अपन डाउन स्ट्रीम स्टेज। ठीक है, इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम स्टेज। और इससे पहले वाली जो होती है, जैसे रॉ मटेरियल सर्च करना है, रिसोर्सेज को कलेक्ट करना है और उसको मैन्युफैक्चरर तक पहुंचाना है, इसको बोलते हैं अप स्ट्रीम स्टेज। ठीक है, इसमें लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कि छोटा सा कन्फ्यूजन होता है कि जो आपका अप स्ट्रीम आपका जो स्टेज है, इसमें क्या मैन्युफैक्चरर भी शामिल है क्या? तो आप ध्यान रखना है कि मैन्युफैक्चरर इसमें शामिल नहीं है। मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर तक पहुंचने की जो कड़ी है आपकी चेन है, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, ये सब आपके डाउन स्ट्रीम आता है। और आपका जो रॉ मटेरियल की आपकी पहले उसको सर्च करना है, अवेलेबिलिटी है, और उसको प्रोवाइड करना मैन्युफैक्चरर, तो ये आपका अप स्ट्रीम आता है। ठीक है, तो ये इसके दो स्टेज हो गए, अप स्ट्रीम स्टेज और डाउन स्ट्रीम स्टेज, किसके? सप्लाई चेन के। ठीक है, इसमें दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं। जैसे कि इसमें अपन देखेंगे कि आपका जैसे है, कह सकते हैं बिग बाजार है। ठीक है, तो बिग बाजार आपका हो गया। ऐसे आपका देखेंगे अमेजन पे, अमेजन देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती है जो अवेलेबल होती है पहले से। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर कहीं से होता है, रॉ मटेरियल सप्लायर कोई और होता है, उसने मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरर तक चीज़ों को पहुँचाया, मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर तक पहुँचाया, होलसेलर से आपका रिटेलर पहुँचा। और ये जो अमेजन है, ये एक तरीके से प्लेटफॉर्म है आपका। ठीक है, जो आपकी कड़ी है, या तो कह सकते हैं होलसेलर या रिटेलर से आपकी जो कस्टमर जो है, इनके बीच की जो कड़ी है, ये है आपका ये प्लेटफॉर्म, जिसे बोलते हैं अमेजन, या जैसे आपका फ्लिपकार्ट वगैरह है, वो चीज़ है। इस जो बीच की कड़ी है, जिस रिटेलर, देखो डायरेक्टली आपके, जिसको बोलते हैं ना अपन किराने वाले, तो किराने वाले और कस्टमर के बीच में कोई लिंक की जरूरत नहीं होती है आपस में। नेक्स्ट स्टेज होता है रिटेलर के बाद में, किराने वाले से अपन सीधा डायरेक्ट माल परचेज करते हैं। लेकिन जब बीच में प्लेटफॉर्म जब क्रिएट हो जाता है ना, जैसे अमेजन और ये चीज़ें जो है, कि रिटेलर से भी प्रोडक्ट पहले अमेजन के पास जाएगा और अमेजन से फिर कस्टमर खरीदेगा, तो ये आपका बीच में क्या हो जाता है, एक इंटरमीडियरी हो जाता है। और इस इंटरमीडियरी से रिलेटेड है अपना टॉपिक, जो आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो इसको देखते हैं, तो इससे पहले ये भी देख लेते हैं कि कुछ कंपनियां, एक तरीके से एक इंटीग्रेशन होता है इसमें सप्लाई चेन में, वो आपका कहलाता है वर्टिकल, वर्टिकल इंटीग्रेशन। और वर्टिकल इंटीग्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, ये तीन हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल में होगा आपका, इसके पास में बी कंपनी है, इसके पास में सी कंपनी है, तो ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल। ठीक है, और ये है आपका ए, बी, सी। तो जैसे टाटा है, तो टाटा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है,
ठीक है। तो इसके लिए आपको कोल खरीदेगी पहले किसी कंपनी से, और उसके बाद में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो कंपनीज होती है इलेक्ट्रिसिटी को, उसको ये बेचेगी। तो ये बीच में आपका हो गया मैन्युफैक्चरर का एक तरीके से काम हो गया, एनर्जी जनरेशन काम हो गया। अब यदि टाटा कंपनी कोल कंपनी या कोल प्रोक्योरमेंट के लिए खुद एक कंपनी ऑन कर ले, तो ये पीछे हो जाएगा आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस में पहले की जो आपका सेगमेंट है उसको यदि उसमें यदि कंपनी खुद ही उसको परचेज कर लिया, रोल उसमें अदा करे, तो वो आपका कहलाएगा बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और इसके आगे जैसे जो आपका जनरेट कर दिया, उसके बाद में जो डिस्ट्रीब्यूशन होलसेलर वाला जो काम है आपका, रिटेलर वाला, उस काम के लिए भी कंपनी किसी दूसरी कंपनी को प्रोक्योर कर ले या एक्वायर कर ले, तो उसको बोलेंगे आप फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक है। तो ये हो गया आपका बैकवर्ड इंटीग्रेशन, और ये आगे हो गया आपका फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। और इस तरह के इंटीग्रेशन को बोलते हैं वर्टिकल इंटीग्रेशन। जबकि जैसे टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी एनर्जी जनरेशन कर रही है, साथ में जैसे अडानी है, अडानी कंपनी एनर्जी जनरेशन कर रही है, और आपकी रिलायंस एनर्जी है वो भी जनरेट कर रही है। तो अपना जो आपका एसेट है उसको बढ़ाने के लिए यदि टाटा कंपनी आपका अडानी को परचेज कर ले, या फिर इसको रिलायंस एनर्जी को परचेज कर ले, ठीक है, उसकी ऑनरशिप खरीद ले, तो ये भी एक तरीके से क्या हुआ, इसका बिजनेस बढ़ाना हुआ, और इसको भी इंटीग्रेशन बोलेंगे। लेकिन ये कहलाएगा आपका हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आता है सप्लाई चेन से, तो आपको ये एक तो इंटीग्रेशन, एक आपकी स्टेजेस, और एक आपका डेफिनेशन जो है सप्लाई चेन का, वो आपको मालूम होना चाहिए। और सप्लाई चेन में स्टेक होल्डर कौन कौन होते हैं, तो आपको जो प्रोसेस है, प्रोसेस आपको ये पता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइडर होते हैं, मैन्युफैक्चरर होता है, होलसेलर होता है, रिटेलर होता है, और कस्टमर होता है। तो ये इसकी एक तरीके से स्टेक होल्डर भी बोल सकते हैं। और काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती है, 3 चीज़ आपको बताई। इस चीज़ का आपका फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट और फंड का। तो ऐसी ही आपकी कुछ चीज़ें तैयार कर ले पहले से, जो क्वेश्चन आता है तो आप सीधी सीधी इन चीज़ों को वहाँ पे पुट कर दें। ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया। अब चलते हैं अपन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स क्या चीज़ है। तो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स आप देख सकते हैं कि अभी इसकी बीटा टेस्टिंग हुई है। तो एक होती है अल्फा टेस्टिंग, एक होती है बीटा टेस्टिंग। ज़्यादा टेक्निकल जाते नहीं है, बस बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि अब कस्टमर से पूछा जा रहा है कि आपको ये प्लेटफॉर्म कैसे पसंद आ रहा है, आप क्या क्या इस पर सजेशन देना चाहते हैं, आपको क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको बोलते हैं बीटा। अल्फा होता है जो कंपनी इसको जनरेट करती है, और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं और दूसरे जैसे और कोई कंपनीज हैं उनसे उनके बारे में फीडबैक लेती है, उसको बोलते हैं अल्फा टेस्टिंग। तो अभी बेंगलोर में इसका बीटा टेस्टिंग हुआ है ओएनडीसी का। इसमें देख लीजिए सिप्रॉकेट ऐसी जो फर्स्ट इंटरसिटी लॉजिस्टिक प्रोवाइडर कंपनी बनी है जो ओएनडीसी नेटवर्क पे कनेक्ट है। बाकी बायर साइड में, सेलर साइड में लॉजिस्टिक प्रोवाइडर, फर्स्ट मल्टीनेशनल कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने इसको ओएनडीसी को ज्वाइन किया है। ये चीज़ आप देख सकते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए अब इस थोड़ा सा न्यूज़ को देख लेते हैं। ठीक है। तो इससे आपको क्लियर पता चलेगा सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ये चीज़ें कहाँ काम आ रही हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या अपन इसके सॉल्यूशन या रेमेडीज इसको सजेस्ट कर सकते हैं। तो वो देखिए ओएनडीसी क्या चीज़ हुआ। ओएनडीसी आपका हुआ एक इनिशिएटिव है जो कि डीपीआईआईटी ने किया। तो इसको याद रखना, ओएनडीसी चालू कौन करेगा, डीपीआईआईटी। ये थोड़ा सा याद रखना आपको, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई ओएनडीसी का मालूम, ये चीज़ तो आपको प्रोसेस पता चलेगा कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स है। लेकिन कहीं ऐसा नहीं होगा आपको यही नहीं पता चले किस मिनिस्ट्री ने इसको इनिशिएटिव को चालू किया। तो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ठीक है। एम कॉम लिख सकते हैं इसको, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसके जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसने इनिशिएटिव को चालू किया। इनिशिएटिव आपका आता है कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 8 है, इसके अंदर इसको लागू किया गया है। इसके साथ में कौन, क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, और सारी काफ़ी सारी लिमिटेड कंपनीज हैं जो इसके प्रमोटर हैं। ये आपको कुछ खास याद नहीं रखना है, बस इसका काम क्या है, इसका एम है प्रमोट करना ओपन नेटवर्क फॉर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंज है, जिसको बोलते हैं ना अपन ट्रेड, तो गुड्स और सर्विसेज का जो आपका एक्सचेंज है उसमें आपको एक ओपन नेटवर्क प्रोवाइड करना है। इसका मतलब ये है कि जो इंटरमीडिएट अभी चल रहे हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स है, इनकी लोगों को जरूरत नहीं पड़े ऐसे प्लेटफॉर्म्स की। ठीक है। इंटरमीडिएट की जरूरत नहीं पड़े, सीधा जो बायर है उसका सेलर से, सेलर का बायर से डायरेक्ट कांटेक्ट हो और वहाँ से चीज़ें परचेज की जा सके, इसलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है इस ओपन नेटवर्क को। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग मैंने सब आपको बता दिया। बस थोड़ा सा भी याद रखिए कि ओएनडीसी क्या है और क्या नहीं है। तो आप पहले पहले ये चीज़ देखिए कि ओएनडीसी क्या चीज़ नहीं है। ठीक है। तो ओएनडीसी कोई गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी नहीं है इस, ठीक है। ये सिर्फ एक आपका नेटवर्क है जो आपका डिजिटल नेटवर्क है, गवर्नमेंट की रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। कोई भी ये किसी एक तरह का प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसा है, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। सेंट्रल इंटरमीडियरी भी नहीं है कि इसके पे आके कोई चीज़ें खरीदेगा, नहीं नहीं, यहाँ से सीधा कॉन्टेक्ट कस्टमर आपके सीधा रिटेलर से या होलसेलर से कांटेक्ट करेगा और वहाँ से अपना सामान परचेज करेगा।
और दूसरा आपका बिजनेस को डिजिटाइज करने का जो मीडियम है वो भी डिजिटाइज करने का भी नहीं है। डिजिटाइज करने के लिए और सारे काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं, काफ़ी तरीके हैं, वो ये भी नहीं है। तो फिर बचा क्या है? ये आपका मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव है। भाई मार्केट, भाई मार्केट जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजन से नुकसान क्या हो रहा है? तो आपके जो रिटेलर वगैरह है वो कहते हैं कि हमारा धंधा पिट गया है। उसका मतलब ये है कि उनकी जो चीज़ें हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। इससे ज़्यादा प्रॉफिट तो अमेजन और फ्लिपकार्ट को सर्विस प्रोवाइड करने में प्रॉफिट ले रही है, तो उनको लॉस हो रहा है। तो ये मार्केट और कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव हुआ। ओपन नेटवर्क है, ठीक है, जो आपका सेंट्रल इंटरमीडियरी जो होता है उसकी नीड को खत्म कर देता है बिल्कुल ही। उसके साथ में आपका जो कमर्शियल एक्सपेंशन जो है, मैसिव डिजिटल कमर्शियल एक्सपेंशन, उसको हेल्प करता है, इनेबल करता है। इसी के साथ में ब्रॉड बेस इनोवेशन, इनोवेशन तो है टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है तो वो चीज़ें कहलाती है। ओएनडीसी कैसे काम करते हैं आपको सीधा सा पता है। अभी करंट में जो चल रहा है एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल जो होता है, जैसे कंज्यूमर होता है, वो यदि ओला गाड़ी बुक करेगा तो ओला करने के लिए ओला का ऐप खोलेगा, ओला या उबर का ऐप खोलेगा और वहाँ से गाड़ी बुक करेगा। फिर वो कहीं रास्ते में जा रहा है तो एक दूसरा प्लेटफॉर्म खोलेगा, ठीक है, और रास्ते में जाते हुए वो वहाँ पे परचेज करेगा बर्गर। तो बर्गर के लिए बर्गर किंग का ऐप खोलेगा और वहाँ से बर्गर के लिए ऑर्डर करेगा और किसी रास्ते की किसी पॉइंट पर उसकी डिलीवरी की लोकेशन डालेगा और वहाँ पे गाड़ी रुकवा के वो चीज़ परचेज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में कोई उसने सामान मंगाया है तो कोई डिलीवरी वाला, जैसे डिलीवरी वाला जो ऐप है या फिर फ्लिपकार्ट वाला कोई जो है, वो आपका सामान लेके आएगा। उसने एक तीसरी लोकेशन डाली तो आपका सामान वहाँ पहुँचा। तो ये तो हुआ एग्जिस्टिंग जो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल है। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। मोबिलिटी प्लेटफॉर्म अलग है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अलग है, डिलीवरी प्लेटफॉर्म अलग है। लेकिन अभी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में क्या होगा, आपको जो कंज्यूमर होगा वो सब सारी चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। तो मतलब ओला वाला जो गाड़ी वाला जैसा भी नहीं चल रहा कि ओला गाड़ी वाला जो होते हैं, बाइक वाले जो होते हैं या वो होते हैं, तो उस साथ में स्विगी वाला ऐप भी ओपन रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी उनमें इंटरलिंक नहीं आया है कि मतलब ओला वाला यदि कोई पर्सन आ रहा है तो उसी को ऑर्डर कर दिया जाए कि आप स्विगी से कोई जो आपका फूड है या कोई प्रोडक्ट है वो परचेज करके ले आए। वो अभी नहीं है, वो इंडिविजुअल पर्सन दोनों प्लेटफॉर्म को एक साथ रन कर रहा है, ठीक है। लेकिन इनका अभी इंटरमिंगलिंग नहीं हुआ है। ऐसा होगा उस चीज़ को कहेंगे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको सब चीज़ें हो सकती है। मतलब ओला वाला आपको लेने भी आएगा, साथ में आपकी जो चीज़ें हैं उसको साथ में लेके आएगा, फूड है उसको लेके आएगा, और आपकी यदि आपने कोई शर्ट वगैरह या कोई और आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट मंगाया तो वो भी साथ में लेके आएगा और आप उसको एक साथ पेमेंट कर देंगे। ये होगा आपका ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब देखिए ये चीज़ आपको क्लियर होगी तो आपको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंस क्या है, चैलेंजेस क्या है, और इसके साथ में वे फॉरवर्ड हम क्या लिख सकते हैं। तो देखो हर चीज़ में आपको याद होना चाहिए कि आपको 5 पैराग्राफ बनाना है। 1 इंट्रोडक्शन, 1 सिग्निफिकेंस, 1 इंट्रो, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, रेमेडीज, सॉल्यूशन, और ये हो जाएगा आपका वे फॉरवर्ड, ठीक है। 5 पैराग्राफ बनाना है, 30 वर्ड आपको लिखना ही लिखना है हर लाइन में। तो आपका 150 वर्ड आराम से हो जाना है। जब आपका क्वेश्चन 250 वर्ड का होता है तो इसको 50 वर्ड बढ़ा देना है, तो आपका ये भी आपका 250 वर्ड आराम से आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए, अभी 30 वर्ड का मतलब ये आपको 5 पॉइंट हर चीज़ के पता होनी चाहिए। 5 पॉइंट पता है तो आपका 30 वर्ड हो जाएगा। 5 वर्ड आपको चैलेंजेस के पता है तो 30 वर्ड हो जाएगा, 5 इसके हो जाएंगे। और वे फॉरवर्ड और आपका इंट्रोडक्शन आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। अब इसमें चलते हैं अपन सिग्निफिकेंस में। तो पहला तो ये कि मोनोपोलिस्टिक टेंडेंसी खत्म हो जाएगी, फर्स्ट पॉइंट हो गया, जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट वगैरह करते हैं। दूसरा आपका वैल्यू है जो आप है जो वैल्यू है कंज्यूमर के लिए वो एनहेंस हो जाएगी किसी चीज़ की, और उसकी जो कॉस्ट है वो घट जाएगी, ठीक है। इसके साथ में इससे जो ह्यूज डिस्कनेक्ट है उसको ब्रिज करने में हेल्प मिलेगा बिटवीन द स्केल ऑफ ऑनलाइन डिमांड जितनी है और एबिलिटी ऑफ द लोकल रिटेलर इकोसिस्टम टू पार्टिसिपेट। मतलब लोकल में जो दुकानें हैं वो कितना सिस्टम में पार्टिसिपेट कर सकती है, उसके बीच में लिंक बैठाएगी। इसके साथ में ये थोड़ा सा डेटा आपको पता होना चाहिए। जो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि इंडिया 3rd लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस है ग्लोबली। यहाँ पे अभी तो 14 करोड़ ई रिटेल शॉपर्स है 2020 तक। ऐसा डेटा यदि याद रह जाता है तो कोई बात नहीं, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, रह जाता है तो बढ़िया है। बाकी ये पता होना चाहिए 3rd लार्जेस्ट ऑनलाइन शॉपर बेस ग्लोबली है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गया। 3 पॉइंट थर्ड लिखना है आपको, मूविंग अवे फ्रॉम ए ऑपरेशन ड्रिवन प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल। तो ऑपरेशन ऑपरेटर ड्रिवन जो है, जैसे अमेजन वगैरह जो ऑपरेटर होते हैं, वो प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल से दूर होना है। और इससे आपका क्या होगा कि काफ़ी सारी चीज़ों को जो चैलेंजेस हैं वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। इसके साथ में अगला है आपका कि लोकल बिजनेस को फॉर्मलाइज करने में हेल्प मिलेगा। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यदि ये हेल्प करेगा, ओएनडीसी इनेबल करेगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट को, और आपका लाइवलीहुड क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज़ है इसको बढ़ाने में भी हेल्प करेगा। तो ये 5 पॉइंट अपना हो गया। अपन आराम से इसका सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, और जो बचा याद रहे तो वो देख लीजिए। इनकरेज करना है वाइड स्प्रेड पार्टिसिपेशन ऑफ स्मॉल और जो मीडियम इंटरप्राइजेज, मतलब एमएसएमई का जो पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है। अदर पोटेंशियल बेनिफिट भी हैं, इनको नोट कर लें आप, कि सप्लाई चेन एफिशिएंसीज को एनहेंस करना। आप देखो पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, उसमें सप्लाई चेन एफिशिएंसीज को एनहेंस करना है।
एम्पलीफाई करना है ज्योग्राफिक एंड सोशो इकोनॉमिक कवरेज ऑफ डिजिटल कॉमर्स लैंडस्केप, मतलब गाँव तक ये चीज़ें डिलीवरी पहुंच जाए और उसमें इंटरमीडिएट नहीं हो, इस तरह से आपको एम्पलीफाई करना है ज्योग्राफिक लैंडस्केप को भी इन सर्विसेज का। साथ में जो आपका ऑपरेशन है उसको स्टैंडर्डाइजेशन करना है, उसका ट्रांसपेरेंसी जो है प्राइसिंग में वो इनहेंस करनी है। ऐसे नहीं कि मतलब कोई प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट एक्स है, वो अमेजन पे तो आ रहा है आपका 70 रुपये पर और फ्लिपकार्ट पर आ रहा है आपका 50 रुपये का, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड चीज़ें नहीं हुई, आपकी ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, कहीं आपको पता ही नहीं है। तो ऐसे यदि ओपन नेटवर्क होगा तो आपको ट्रांसपेरेंसी आपकी इनहेंस हो जाएगी वहाँ पे। इसके साथ में ग्रेटर इनोवेशन होना चाहिए थ्रू ओपन नेटवर्क। तो ये सारे आपका सिग्निफिकेंस हुआ। चैलेंजेस की बात कर लेते हैं, इसके साथ में कुछ पॉइंट ये भी रह गया, डेमोक्रेटाइजेशन वगैरह है जो, वो भी देख लो। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके, डेमोक्रेटाइजेशन है आपका, डिसेंट्रलाइजेशन है ई कॉमर्स का। अभी पर्टिकुलर कंपनीज जो है प्लेटफॉर्म है वो आपका एक कंसंट्रेशन किया हुआ है उन्होंने सर्विसेज का, बाद में ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। इंक्रीज चॉइस हो जाएगी कंज्यूमर के लिए और आपका इंडिपेंडेंस भी बढ़ेगा। इसके साथ में इंक्लूसिविटी और एक्सेस फॉर सेलर्स हो जाएगा, स्पेशली जो आपके एमएसएमई सेक्टर से, लोकल बिजनेस से लोग जो आते हैं। अब यदि पोटेंशियल चैलेंजेस की बात करें तो चैलेंज मैंने बताया था आपको 30 वर्ड लिखना है, 5 चैलेंजेस लिखना है, 5 आपका हो गया। ग्रीवियंस रिडर्सल से रिलेटेड चैलेंजेस होता है, डिफिकल्टीज होती है कंपेटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी को इंश्योर करने में डिफिकल्टीज होती हैं, टेक्निकल कैपेबिलिटी लिमिटेड होती है कई बार, प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी होते हैं, और पांचवा है आपका कंपटीशन फ्रॉम बिग प्लेयर्स। बिग प्लेयर्स हैं तो वो यहाँ कंपटीशन क्रिएट करते हैं। तो ये पोटेंशियल चैलेंजेस हैं अभी ओएनडीसी को इम्प्लीमेंट करने में। यदि ओएनडीसी इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद में ये चैलेंजेस भी खत्म हो जाने। तो ये आप देख सकते हैं, ग्रीवियंस रेड्रेशल आपको हर जगह काम आ सकता है। कंपेटिबिलिटी और इंटरऑपरेबिलिटी जो आपका टेक्निकल जो फील्ड होता है जहाँ पे भी आंसर लिखना है, इंटरऑपरेबिलिटी आपका एक मेजर चैलेंज होता है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। टेक्निकल कैपेबिलिटी भी लिमिटेड है हर लोग, और टेक्निकल अवेयरनेस भी लिमिटेड है। प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न तो हमेशा ही उन चीज़ों में देखने को मिलता है। और बिग प्लेयर्स जो है जो पहले से फील्ड में जमे हुए, उनका कंपटीशन में आपका जो रोल ज़्यादा होता है, तो कंपटीशन टफ हो जाता है आपके एमएसएमई और आपके जो लोकल रिटेलर्स होते हैं उनके लिए। ऐसे आपका फिर आप वे फॉरवर्ड लिखेंगे तो वे फॉरवर्ड में आपका फिर से वही 5 पॉइंट लिखना है आपको। टेक्निकल, अब जब टेक्निकल आपको चैलेंजेस हैं, टेक्निकल आपका ये था, आपका टेक्निकल कैपेबिलिटी लिमिटेड है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डेटा और सिक्योरिटी की, प्राइवेसी सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, तो उसके लिए आपको जो पर्सनल डेटा कलेक्शन तो आप कर रहे हैं वेबसाइट से, आपके पोर्टल से या आपके प्लेटफॉर्म से, लेकिन वो मिनिमल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और जल्दी उसको कंपनी यूज़ करने के बाद में उसको डिलीट कर दे। इसके साथ में आपका है इंडिया को जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको लीवरेज भी करना चाहिए, और ताकि उनसे अपन ओएनडीसी बेस्ड एप्लीकेशन को भी वहाँ पे क्रिएट कर सके। और इसके साथ में ट्रस्ट जो है कंज्यूमर्स में उसको बढ़ाना है, एस्टेब्लिश करना है। और वो कैसे होगा कि भाई जो ग्रीवियंस रिड्रेसल वगैरह जो है चीज़ें, उनकी गाइडलाइंस क्लियर होनी चाहिए, तो उससे कंज्यूमर होंगे, कस्टमर जो होंगे, उनमें ट्रस्ट बिल्ड होगा। और इस तरह से आप काफ़ी सारे जो पेमेंट है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर है, रिफंड है, कैंसिलेशन है, और ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ओएनडीसी नेटवर्क में हेल्प कर सकती है उसको, एक एज ए ट्रस्ट की तरह वो काम करेंगे, उस ट्रस्ट को बढ़ाना है। 5 पॉइंट लिख सकते हैं, इनकरेजिंग नीचे और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब लोकली जो चीज़ें बेहतर अवेलेबल हो सकती है किसी पर्टिकुलर रीजन में, तो वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहिए, और ओएनडीसी को उन चीज़ों को वहीं के लिए प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वहाँ पे टफ कंपटीशन नहीं हो, और जो स्मॉल रिटेलर्स जो है उनको भी बेनिफिट हो सके। तो इंक्रीज करना है नीचे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ताकि आपका क्या हो, जैसे कि ओएनडीसी में इंटीग्रेट किया जा सकता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मतलब पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट है तो उसको उस पर भी ओएनडीसी के थ्रू उसका प्रमोशन किया जाए। तो ऐसे हम वे फॉरवर्ड लिख सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट, मिनिमम डेटा कलेक्शन, लीवरेज ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ट्रस्ट कंज्यूमर में स्टेब्लिश करना है, प्रोडक्ट और सर्विसेज का जो नीचे है उसको इंक्रीज करना है। ऐसे आपका 150 वर्ड हो जाता है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, ऑब्जेक्टिव आपको पता चले कि चॉइस इंक्रीज होनी है, इंडिपेंडेंस कंज्यूमर के लिए बढ़ना है, इंक्लूसिविटी बढ़नी है, एक्सेस है सेलर्स के लिए वो भी बढ़ना है, डेमोक्रेटाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना है ई कॉमर्स का। ठीक है, 2 तरीके से आपको बताया था, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म सेंट्रिक मॉडल क्या चल रहा है, और ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स भी कैसे वर्क करेगा, ये चीज़ आपको बताया। अभी ओएनडीसी क्या है क्या नहीं है, तो सेंट्रल और रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, रिवाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को फिर से, प्लेटफॉर्म भी नहीं है, सेंट्रल इंटरमीडिएट भी नहीं है, और मीडियम टू हेल्प डिजिटल बिजनेस ये भी नहीं है। तो यदि ओएनडीसी क्या नहीं है, आपको याद रखना है अमेजन नहीं है बस, और जो अमेजन पे होता है वो ओएनडीसी पे नहीं होगा, वो अमेजन से बेहतर चीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, ओपन नेटवर्क अमेजन पे नहीं है और सेंट्रलाइज है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे आपका सेंट्रल इंटरमीडियरी नहीं है, इंटरमीडियरी यहाँ पे सेंट्रल इंटरमीडियरी है आपका। और डिजिटल डिजिटल बिजनेस के हेल्प करने के लिए ये कोई एक तरीके से मीडियम नहीं है, यहाँ पे आपको नॉर्मली सब चीज़ें पता चलती है। डिजिटल कॉमर्स का एक्सपेंशन में ये हेल्प करता है, ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन, ये जो वर्ड है ना याद रखना,
मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन जो है इसको इनेबल करता है। इसको याद रखना है, MDCE, मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन, और आपका है BBI, ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन। ठीक है, इसको इनेबल करना है, EBBI और EMDCE। ये जो वर्ड है आपको काफ़ी जगह ऐसी जगह काम आएंगे जहाँ आपको एकदम क्लिक नहीं कर रहा होगा ना, वहाँ पे भी आप ये चीज़ याद रख सकते हैं। आपको मैसिव डिजिटल कॉमर्स एक्सपेंशन और आपका है BBI, जिसको बोलते हैं ब्रॉड बेस्ड इनोवेशन को इनेबल करना। तो ये चीज़ हमने देखी, ONDC के कंसेप्ट को समझा। आई होप आपको सेशन पसंद आया, दोस्तों में इसको शेयर करें, इसके नोट्स बनाएं। मेंस के एग्जाम में इसमें से कुछ पॉइंट आप लिखेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी जो स्कोर है वो भी बढ़ेगा। चलो, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।